हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें इसकी यूकैरियोट्स में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन लेवल। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिवली और एक निगेटिवली। ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं तो इसलिए उन्हें एक्टिवेटर्स कहते हैं, जो निगेटिव होते हैं वो रिप्रेस करते हैं इसलिए उन्हें रिप्रेसर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मतलब रेगुलेट्स करते हैं इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन के साथ जो सीक्वेंस होते हैं तो उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटर के एग्जांपल है लैग ऑपरेटर। लैग ऑपरेटर जो है ये प्रेजेंट होता है लैग ओप्रियन में। ठीक है, और ये इंटरेक्ट करता है लैग रिप्रेसर के साथ ही ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लैग ओप्रियन। फ्रैंकोस जैकोब और जैक्यू मोनोड, ठीक है, इन्होंने बताया था कि आपका जो लैग ओप्रियन होता है ना, मतलब उसको हम लैक्टोज भी बोलते हैं, जो लैग का मतलब होता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चरल जीन के साथ रेगुलेट करता है कैसे कैसे प्रोमोटर में और रेगुलेटरी जीन्स में। तो इस अरेंजमेंट को ओप्रियन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं लैग ओप्रियन, टीआरपी ओप्रियन, एरा ओप्रियन, हिज ओप्रियन, वाल ओप्रियन। ठीक है, तो इसमें रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। आई रेगुलेटरी जीन होता है एक। ठीक है, आई का मतलब इंड्यूसर नहीं होता, आई का मतलब होता है इनिबिटर। ठीक, और इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जेड वाई ए। ठीक है, और आई जो है वो रिप्रेसर की तरह वर्क करता है, जेड जो है वो बीटा ग्लाइकोसिडेज को कोड करता है। ठीक, फिर उसके बाद आपका जो वाई है वो कोड करता है परमिएज के लिए। ठीक है, और जो आपका ए है वो कोड करता है ट्रांसएसिटाइलेज के लिए। लैग ओप्रियन का डायग्राम है, ये इंड्यूसर की एब्सेंस में है और ये इंड्यूसर की प्रेजेंस में है। ठीक है, आई जो आपका इनिबिटर है, ठीक है, ये रिप्रेसर होता है एमआरएनए का, ये रिप्रेस करता है ओ को, ओ मतलब ऑपरेटर रीजन जो है, तो ये प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को बनने से। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपका इंड्यूसर प्रेजेंट होता है, ये इंड्यूसर जो है इस रिप्रेसर एमआरएनए के साथ ज्वाइन होके इसको इनएक्टिव कर देता है रिप्रेसर को। तो वो जो फिर आपका ऑपरेटर है ना वो आगे वर्क करता है। ठीक, तो वो लैग एमआरएनए जो है मतलब जेड जो है वो बीटा ग्लाइकोसिडेज, वाई जो है परमिएज और ए जो है ट्रांसएसिटाइलेज को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। डीएनए का बेसिस का जो सीक्वेंस होता है, ठीक, वो डिटरमाइन करता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिज्म की उसको, या फिर हम कह सकते हैं जो जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का उसको, और इंडिविजुअल का जो डीएनए सीक्वेंस होता है ये सब उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर दो कोई भी इंडिविजुअल्स डिफरेंट हैं तो उनका जो डीएनए सीक्वेंस है वो भी डिफरेंट होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है एचजीपी, इसको हम मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ठीक, ये लॉन्च हुआ था 1990 में। ठीक है, इसके क्या क्या एम्स ने, जो ह्यूमन जीनोम था ये अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर्स का सीक्वेंस था। ठीक है, जो कि कॉस्ट हुआ था $3 पर बेस पेयर, तो इसका टोटल कॉस्ट बैठा $9 बिलियन। ठीक है, तो इसमें अगर एक पेज पर 1000 लेटर हैं, ठीक, और एक बुक में 1000 पेजेस हैं, और इसमें बनाने के लिए 3300 बुक्स लगी थी। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है न्यू एरिया में बायोलॉजी का उसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, फिर एचजीपी के गोल्स क्या क्या थे? इनके पहला गोल तो था आइडेंटिफाई करना सारे जीन्स को ह्यूमन डीएनए के। ठीक है, फिर उसके बाद डिटरमाइन करना सीक्वेंस को बेस पेयर्स के। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोर करना इंफॉर्मेशन को, टूल्स को इम्प्रूव करना, फिर ट्रांसफर करना टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, फिर उसके बाद एड्रेस करना एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट था ये 13 ईयर का प्रोजेक्ट था जो कि कोऑर्डिनेटेड हुआ था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के थ्रू। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट हुआ था 2003। मेथडोलॉजीज, ठीक है, इसमें क्या क्या मेथड्स इन्वॉल्व थे? तो मेनली इसमें 2 मेजर अप्रोचेस थी। जो पहली थी वो तो ये थी, इन्होंने फोकस करा था आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स जो कि एक्सप्रेस हो रही हैं एज आरएनए, तो उनको बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ESTs। और जो दूसरी अप्रोच थी वो ये थी कि इन्होंने
सीक्वेंस करा था होल सेट ऑफ जीनोम का, जो कंटेन करता था कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों, ठीक है। और इस फंक्शन को कहा था इन्होंने सीक्वेंस एनोशन, ठीक। तो कॉमनली दो टाइप के होस्ट यूज करे गए थे, बैक्टीरिया का होस्ट और एक यीस्ट का, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया वाला था उसको बोलते थे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक, और जो ईस्ट वाला था उसको बोलते थे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यैक, ठीक है। तो जो फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस करते थे यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए, ठीक, उसको जो प्रिंसिपल है उस पर वर्क करा था फ्रेडरिक सेंगर ने। फर्स्ट सीक्वेंस था क्रोमोसोम का, वो कंप्लीट हुआ था मई 2006 में। साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है। ह्यूमन जीनोम के क्या क्या साइलेंट फीचर्स थे? पहला तो जो ह्यूमन जीनोम था वो कंटेन करता था 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ठीक है। जो एवरेज जीन था वो कंसिस्ट करता था 3000 बेसिस, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स थे एस्टिमेटेड वो कितने थे? 30,000, ठीक है। और फिर उसके बाद जो फंक्शन था अननोन का ओवर वो था 50%, ठीक है। फिर उसके बाद लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड करता था प्रोटीन के लिए, ठीक। रिपीटेड सीक्वेंस मेड अप लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा रिपीटेड सीक्वेंस था वो स्ट्रेच करता था डीएनए सीक्वेंस को रिपीटेड मैनी टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्रोमोसोम 1 था हैज मोस्ट जीन 2968, और जो Y था वो उसमें फ्यूएस्ट जीन्स थे, उसमें कितने थे? 231, ठीक। और फिर साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करा था अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस सिंगल बेस डीएनए में, ठीक है। उसको बोला था SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ने फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो 99.9% जो डीएनए होता है वो सेम होता है सब ह्यूमन जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, ठीक। तो जो बल्क होता है डीएनए का, जो फॉर्म करता है मेजर पीक्स और स्मॉल पीक्स, उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। टेक्निक यूज हुई थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, वो डेवलप हुई थी एलिस जेफरे के थ्रू, ठीक है। तो इन्होंने यूज करा था सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रॉब, ठीक है, जो कि वेरी हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म शो करता था, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक, VNTR। इसमें क्या क्या स्टेप्स थे? वो था सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक। फिर सेपरेशन होना डीएनए के फ्रेगमेंट्स का थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर ट्रांसफरनिंग करना, ठीक है, ब्लॉटिंग के थ्रू। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करना उसका VNTR प्रोब के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो जो VNTR बिलोंग करता है जिस सैटेलाइट के डीएनए से, उसको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट, ठीक है। ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। तो इसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 to 20 kb, ठीक। ये डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक कंडीशन में, मतलब जो कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनको छोड़ के ये बाकी सब इंडिविजुअल्स में डिफर करता है। ये पैटर्नल और मैटरनल को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, और ये जैसे कोई भी क्राइम हो जाता है ना उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो ये इसके डायग्राम्स हैं, ठीक है। ये देखो आप, जैसे ये किसी क्राइम वाले का है, ठीक, और ये 2 पर्सन्स की रिपोर्ट्स हैं। तो जो C वाला है ये B के साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो B वाला पर्सन है इसने ये क्राइम करा है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी यूज किया जाता है। I hope you all like the session. Like, comment, share the video. Subscribe my YouTube channel. Press on the bell icon so you cannot miss any video. And if you have any doubt, let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. See you soon.